हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई का और फैमिली का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। साथियों, हमने इसके पहले लेक्चर में बात की थी मोशन की, यानी कि हम ये बात कर रहे थे कि अगर किसी वस्तु में मोशन होती है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, उसके कारण क्या होंगे, उसमें कुछ टर्म्स आए थे, उसको डिस्कस किया गया था और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया गया था। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि मोशन होती क्यों है। अगर कोई वस्तु गति में है तो कैसे विराम में आ जाती है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो कैसे गति में आ जाती है, किस कारण। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक को जिसका नाम है बल, यानी कि फोर्स। तो आखिर में फोर्स या बल होता क्या है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मानते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो 5 किलोग्राम का है और हमने इस पर कुछ ऐसा लगा दिया, यानी कुछ ऐसा इस पर काम किया कि ये खिसक कर यहाँ पे आ गया, यानी कि इसकी पोजीशन में यहाँ से यहाँ पर चेंज हो गई, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो गई साथियों, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अगर किसी चीज की पोजीशन, किसी वस्तु की, किसी पिंड की पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या कहेंगे साथियों कि वो गति में आ गई है। यही तो हमने इसके पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो गति में है, और हमने जिस कारण उसको गति में लाया था उसको हमने बल का नाम दिया था। ये बल असल में है क्या। ये बल जो बाहर से लगाते हैं, यानी यही तो है कि ये बल हम लगाते हैं किसी वस्तु पर। यानी पहले तो हम ये कह सकते हैं कि बल जो है वो एक बाह्य कारक है, वो एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, यानी कि वो एक अप्लाइड है, वो अप्लाई किया जाता है बाहर से, यानी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, हम ऐसा कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ये इसको धक्का देने के काम आता है, ये बल से इस वस्तु को हम खींच सकते हैं। तो अगर हम पूरे चीज का सार ले लें, जितना भी बताया या जितना भी पढ़ा गया अभी तक, तो हम यही कहेंगे कि बल एक खिंचाव है, एक पुश है, एक पुल है, एक ढकेल है, या एक एक्सटर्नल इफेक्ट यानी एक बाह्य कारक है। जो करता क्या है साथियों, वो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, यानी कि उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो अगर हम बल को और अच्छी तरह समझें तो बल एक खिंचाव है या धकेल है या बाह्य कारक है। बल एक खिंचाव है, ढकेल है या बाह्य कारक है जो क्या करता है, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। यानी जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो एक खिंचाव है, एक ढकेल है, एक बाह्य कारक है साथियों, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। यानी कि किसी बल, यानी इस बल के माध्यम से हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं अथवा गति में चल रही वस्तु को हम विराम में ला सकते हैं। ठीक, इसके दूसरे रिजल्ट क्या होते हैं, यानी अगर किसी चीज पर हम बल लगा रहे हैं साथियों तो उस बल के परिणाम क्या होंगे, हम वो जानते हैं कि अगर कोई वस्तु गति में है तो या तो वो गति में है तो गति से विराम में आ जाएगी, या साथियों कि अगर वो वस्तु विराम में है तो गति में चली जाएगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उस वस्तु की चाल में हम या गति में हम धीमा कर सकते हैं, यानी कमी कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं यानी कि वृद्धि कर सकते हैं, यानी उसकी चाल को जितनी है उससे हम अधिक या और उससे कम कर सकते हैं। हम इस बल से किसी दिशा में गति कर रही वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। बल से हम किसी वस्तु जो गति कर रही है किसी एक दिशा में, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों कि ये आपने लिख लिया होगा। अब हम इसके रिजल्ट को देखते हैं।
इसमें पहला पॉइंट क्या था, वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। दूसरा क्या था, वस्तु की चाल में कमी करता है या वृद्धि कर देता है। तीसरा क्या था, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो ये 3 पॉइंट है, पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर हम ये समझें कि उसकी चाल में कमी या वृद्धि कैसे होगी, तो अगर कोई वस्तु किसी इस डायरेक्शन में, या हम कह लें कि एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है और उसी दिशा में हमने इस पर बल लगा दिया या फोर्स अप्लाई कर दिया, तो उसकी चाल में वृद्धि हो जाएगी, उसकी चाल में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन साथियों, अगर यही वस्तु के विपरीत गति की विपरीत दिशा में हमने बल लगा दिया, तो इसकी चाल में कमी आ जाएगी। अगर ये माना कि कोई वस्तु जो है वो एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है, तो उसके ही दिशा में, उसकी गति की दिशा में अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसकी गति की विपरीत दिशा में हम बल लगाएंगे तो उसकी चाल घट जाएगी। अब आता है दिशा में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु इसी दिशा में गतिमान है और हम उसकी दिशा के लंबवत बल लगा दें, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो, तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर जो बल लगाया गया है वो एंगल 90 डिग्री ना हो, तो इसकी चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी वस्तु की स्थिति में, चाल में, दिशा में परिवर्तन करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। अगर इसी बल को और अच्छी तरीके से समझा जाए तो हम इसको 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। बल को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, वैसे तो 4, लेकिन मेनली 2, मुख्यतः 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। तो जो पहली श्रेणी आती है उसे हम संपर्क बल बोलते हैं, और जो दूसरी श्रेणी आती है उसे हम असंपर्क बल बोलते हैं। संपर्क बल क्या होता है, जो वस्तु के वास्तविक संपर्क में होने के कारण महसूस होता है, जैसे कि आपका घर्षण बल, ये भी बल का एक प्रकार है। और असंपर्क बल, जो वस्तु के वास्तविक संपर्क में ना होने के कारण महसूस होता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। साथियों, आपका चुंबकीय बल, ये सब बल जो होता है वो असंपर्क बल कहलाता है, और जो ये सब बल यानी घर्षण बल जो होता है वो आपका संपर्क बल कहलाता है। घर्षण बल के लिए वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क में होना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे से संपर्क में होना पड़ेगा, तब वस्तु में घर्षण बल लगेगा। लेकिन जो चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें वस्तु को संपर्क में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई लोहा है या चुंबक है, तो जो चुंबक होता है वो लोहे को दूर से आकर्षित करता है, यानी कि जब वो उसके पास जाएगा तभी आकर्षित करेगा, उसको दूर से आकर्षित करके अपने पास ले आता है। यानी कि इन दोनों का पास में होना आवश्यक नहीं है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा खाली उसमें होना आवश्यक है, जरूरी नहीं है। लेकिन घर्षण बल उसको एक दूसरे के संपर्क में होने की ही आवश्यकता होती है, तभी वो घर्षण बल लगता है। तो
उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बल की, यानी कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल होता है वो वस्तुओं पर लगता है, यानी कि इसका परिणामी बल शून्य होता है, इसका परिणामी बल शून्य होता है, जो वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का, यानी कि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल जो होता है वो 0 होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो परिणामी बल होता है वो 0 नहीं होता है। इसमें परिणामी बल 0 होता है, इसमें परिणामी बल 0 नहीं होता है। ये दोनों में मेन अंतर होता है। तो इसके रिजल्ट क्या होंगे? जो इसके रिजल्ट होंगे, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी। लेकिन इसके रिजल्ट में ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर भी रह सकती है या गतिमान भी हो सकती है, और अगर गति में है तो गतिमान भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है। यानी कि जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई, इस पे इधर से बल लग रहा है, इस डायरेक्शन से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, इधर से, हर तरफ से बल लग रहा है, और ये एस एक्सिस में गति भी कर रही है, यानी कि ये गति भी कर रही है और इस पर चारों तरफ से बल भी लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये जितना बल लग रहा है, इस बलों का जो परिणामी बल होगा, जो परिणामी बल होगा इसका एफ नेट, अगर वो 0 रहा तो इन सभी बलों का इस पर कोई मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ये वैसे ही गति में रहेगी। अगर ये स्थिर है, मान लीजिए कि ये वस्तु जो है वो स्थिर है, तो अगर इसका परिणामी बल 0 है, अगर इसका जो फोर्स है वो 0 है, तो ये स्थिर ही रहेगी, इस पर कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये परिणामी बल 0 नहीं होता है तो वो स्थिर है, तो वो गतिमान भी हो सकती है, और अगर गति में है तो वो स्थिर भी हो सकती है। ये रही संतुलित और असंतुलित की बात। अब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो तुरंत ही गति में नहीं हो जाती है, वो पहले जो हम बल लगाते हैं उसका विरोध करती है। आपने ये हमेशा महसूस किया होगा कि अगर हम कोई चीज रखी उसको पैर से ढकेलते हैं तो कुछ समय बाद खिसकती है और फिर रुक जाती है, फिर ढकेलते हैं फिर खिसकती है, फिर रुक जाती है, फिर ढकेलते हैं फिर खिसकती है, फिर रुक जाती है। तो ऐसा किस कारण होता है, अब हम ये जानने जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर, अगर वो बहुत भारी वस्तु है तो उसको बहुत टाइम बाद हम खिसका पाते हैं, लेकिन अगर कोई हल्की वस्तु है तो उसको हम जल्दी ही ढकेल ले आते हैं, सरका ले आते हैं, खिसका ले आते हैं। तो ऐसा गुण जो ये सब करने में मदद करता है, जो बल का विरोध करता है, यानी सीधे सीधे हो रहा है कि जिस चीज पर हम बल लगा रहे हैं वो खिसकना नहीं चाह रही है, वो चाह रहे कि हम वो अपनी जगह बने रहें, हम खिसकेंगे नहीं। या जो गति में है, अभी हम गति की बात नहीं करते हैं, वो खिसकना नहीं चाह रही है। तो इसी जो ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो हमारे बल का विरोध कर रही है, यानी जो प्रतिरोध कर रही है, यानी गति का प्रतिरोध। हमने सुना था कि धारा का प्रतिरोध होता है, यानी जो गति का प्रतिरोध कर रही है उसको हम जड़त्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसको हम जड़त्व कहते हैं, यानी कि इनर्शिया कहते हैं, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। अगर मेनली समझा जाए तो इनर्शिया ही जड़त्व जो होता है जो वस्तु में बल का विरोध करता है। यानी कि अगर किसी वस्तु में ये हुआ तो वो वस्तु गतिमान है तो वो गति का विरोध करेगी, अगर स्थिर है तो वस्तु स्थिर होने का विरोध करेगी। तो अब हम बात करेंगे जड़त्व की।
हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी है उस पर हमने बल लगा दिया तो वो बहुत समय बाद ही खिसकती है, या वो हमारे बल का जो है वो विरोध करती है। और जब तक उसकी ताकत होती है वो विरोध करती रहती है, लेकिन जब वो विरोध की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि हम उस विरोध बल से ज्यादा बल लगा देते हैं, उस प्रतिरोध बल से ज्यादा बल लगा देते हैं, तो वो वस्तु खिसक जाती है। ठीक है, तो ये जो जड़त्व होता है, ये इनर्शिया होता है, ये होता क्या है? ये किसी वस्तु की जो है वो प्रवृत्ति है पहली बात तो, या उसका अभिलक्षण है। या तो वो प्रवृत्ति है या तो वो अभिलक्षण है। कैसा अभिलक्षण है? यानी कि वो वस्तु की स्थिति को बनाए रखने का अभिलक्षण है। यानी कि वो वस्तु जिस स्थिति में रहना चाहती है, जिस स्थिति में है, वो उसी में रहना ही चाहती है, वो परिवर्तन चाहती ही नहीं है उस वस्तु वो अपने में। यानी कि वो जो जड़त्व है वो वस्तु की प्रवृत्ति है या अभिलक्षण है उसका, कि वस्तु की प्रारंभिक वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का। क्या है? वस्तु की वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का। यानी कि वो गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, अगर वो विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। इसलिए हम जड़त्व को एक तरीके से गति का प्रतिरोध भी कह सकते हैं। गति का प्रतिरोध। आज तक आपने धारा का प्रतिरोध सुना होगा, यानी इसी को हम जड़त्व को जो है वो गति का प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो अब हम ये भी देखते हैं कि वो वस्तु, जैसे कि अगर कोई वस्तु खूब भारी है, खूब वजन है उसमें, तो वो बहुत समय, मतलब कि वो थोड़ा टाइम लेती है खिसकने का या उठने का। लेकिन अगर कोई वस्तु हल्की होती है, उसमें भारीपन नहीं होता है, उसमें द्रव्यमान कम होता है, तो क्या होता है कि वो जल्दी ही खिसक जाती है, वो जल्दी ही उठ जाएगी। तो उसका सीधा सा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर उस वस्तु में द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो वो वस्तु क्या करेगी? वो वस्तु अपनी गति का विरोध करेगी, यानी वो अपनी वर्तमान स्थिति जो है उसको बनाए रखने के लिए ज्यादा बल लगाएगी, ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर उसमें द्रव्यमान कम हुआ तो क्या होगा? वो गति का प्रतिरोध कम कर पाएगी, उसमें अपने परिवर्तन का प्रतिरोध कम कर पाएगी। यानी गति को हम एक तरीके से परिवर्तन भी समझ सकते हैं। जो बल होता है वो क्या करता है? वो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, वो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यानी कि जो बल होता है वो स्थिति में परिवर्तन कर देता है, और जो जड़त्व होता है वो उसी परिवर्तन का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है उसका, वो उसी का विरोध करता है, वो उसी का विरोध करता है। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व उस वस्तु में ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, और हम अगर उस वस्तु में कम होगा जिसका द्रव्यमान कम है। यानी कि जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। हम अगर किसी चीज की जड़त्व को नापते कैसे हैं? किसी चीज की जड़त्व को हम द्रव्यमान से नापेंगे। हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है वो वस्तु की जड़त्व का माप है, या वो वस्तु की जड़त्व का माप है। ठीक, अब जड़त्व होता कितने प्रकार का है? तो जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, और तीसरा दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। हम किसी वस्तु में बल लगाकर परिवर्तन करते हैं, उसकी विराम की अवस्था में, उसकी गति की अवस्था में, और उसकी दिशा में। तो जड़त्व किस किस चीज में प्रतिरोध करेगा, किस किस चीज में परिवर्तन का विरोध करेगा? अगर वस्तु विराम में है, हम बल लगाकर उसको गति में ला रहे हैं, तो उस विराम की अवस्था जो है उसमें विरोध करेगा, यानी वो गति की अवस्था में आने का विरोध करेगा। यानी कि वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने
बनाए रखेगा। अगर वो गति में है और उसको हम विराम में ला रहे हैं बल लगाकर, तो जो विराम में ला रहे हैं उस बल का वो विरोध करेगा, यानी वो अपनी गति की स्थिति को, गति की अवस्था को वो क्या करेगा, वो गति की अवस्था को वो बनाए रखेगा। और जो दिशा है, जिस दिशा में हम बल लगा गतिमान है और उसमें हम बल लगाकर परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो उस परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी जिस दिशा में हम बल लगाकर परिवर्तन कर रहे हैं वो उस दिशा से आए हुए बल का प्रतिरोध करेगा, यानी वो अपनी दिशा को बनाए रखेगा, वो उसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। तो विराम का क्या हुआ, विराम का जड़त्व, यानी वो अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी कि विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। गति में क्या होगा, सेम यही चीज, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। दिशा क्या हो गया, गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक, जड़त्व मेनली 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी जिस अवस्था में वो है वो उसी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगा, वो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगा, वो अपनी गति की दिशा को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान भी दोस्तों यहाँ पे हम 2 प्रकार का पढ़ेंगे। द्रव्यमान भी हम यहाँ पे 2 प्रकार का पढ़ेंगे, जो जड़त्व पर निर्भर होगा और एक जड़त्व पर निर्भर नहीं होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि द्रव्यमान का जड़त्व से संबंध क्या है। तो जो वस्तु के जड़त्व की माप होती है उसी को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, उसी को वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं, या हाँ, उसी को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जो द्रव्य की संपूर्ण मात्रा होगी वो उसी की जड़त्व की माप होगी। यानी कि जड़त्व किसमें ज्यादा होगा, अगर हम 5 किलो कह दें और हम 50 किलो कह दें तो जो जड़त्व होगा वो इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। जड़त्व जो है वो इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। ठीक है साथियों, जड़त्व की माप जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर होती है। लेकिन द्रव्यमान होता कितने प्रकार का है, द्रव्यमान 2 प्रकार का होता है। पहला जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, सकल द्रव्य की जो मात्रा होती है, यानी द्रव्य का जो परिमाण होता है जो परिवर्तन का विरोध करे, यानी जो संपूर्ण द्रव्य का परिमाण। हम इसको लिख सकते हैं संपूर्ण द्रव्य का परिमाण। संपूर्ण द्रव्य का परिमाण वो होता है हमारा द्रव्यमान। जड़त्वीय क्या होता है, जो वस्तु की जड़त्व की माप कराता है।
यानी जो मेनली जो द्रव्यमान होता है वो हम इसी को कह देते हैं कि वो हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान है या वो द्रव्यमान है। तो वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है, यानी कि जो ये m होता है वो 1/a होता है। ये कैसा होता है? ये अदिश राशि होती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको। ये जो होता है वो रासायनिक क्रिया में संरक्षित रहता है, यानी कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें ये कंजर्व रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, ये जो होता है वो स्थिति और ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि न ताप पर निर्भर करेगा और ना ही स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। अब हम आते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो पृथ्वी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। उसको हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसको हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ये भी अदिश होता है साथियों, क्योंकि ये एक द्रव्यमान ही है, इसलिए इसको भी हम अदिश राशि ही मानेंगे। साथियों आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। इसको भी हम अदिश राशि मानेंगे। ये आकार और अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा। ये आकार और अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा। ये ताप और स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। ये आकार और अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये पूरा जड़ था। हमने देखा कि जड़ दो प्रकार का होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। जो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? वो अदिश राशि होता है, वो स्थिति और ताप पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन वो स्थिति और ताप पर निर्भर नहीं करेगा, वो केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहेगा। लेकिन जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? वो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी केंद्र की ओर उसको खींचती है, उसे हम कहते हैं वो अदिश राशि होता है। वो आकार और अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, या अनिर्भर लिख देते हैं, अनिर्भर। वो अनिर्भर करता है। इसको हम लिख सकते हैं कि संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ये हो गया जड़त्व। इसमें और भी चीजें हैं, ये आपको समझना जरूरी था, क्योंकि जड़त्व के बाद ही जड़त्व का जो गति का पहला नियम है, गति विषयक पहला नियम, जिसको न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था गति के बारे में, तो उसका जो पहला नियम है वो जड़त्व का ही नियम है। उसको गति विषयक प्रथम नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो उसमें लगभग आपको पूरी तरह जड़त्व की ही बातें की जाएगी। कुछ एग्जाम्पल होता है वो भी आपको बताया जाएगा। इसलिए जड़त्व की निर्भरता किस पर है, उसका एक आइडिया, उसके कॉन्सेप्ट को नियम में ना लेकर के पहले ही समझा देना ज़्यादा बेटर था, ताकि अब आपको जो नियम पढ़ाया जाएगा वो अच्छी तरीके से समझ में आए। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अनलाइक करने का ऑप्शन भी है, अनलाइक करने का ऑप्शन भी है इसमें। बाकी इसमें लगभग पढ़ा दिया गया है। अब अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि गति के नियम, पहला नियम जड़त्व का, दूसरा नियम बल का, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का। बाद में संवेग, आवेग तथा थोड़ी बहुत और जानकारियां दी जाएंगी जो आपके लिए आवश्यक होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।